हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन बायोलॉजी क्रिस्प चैनल। कल हमने डिस्कस किया था ईटीसी का कॉम्प्लेक्स फोर तक, जिसमें हमने पढ़ा था कि ईटीसी जो है लास्ट में O2 को इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनाता है, H2 की प्रोडक्शन। एंड साथ ही में हमने पढ़ा था कि एटीपी की प्रोडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेस। विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेस। एंड एटीपी सिंथेस क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फिफ्थ कहते हैं इसको, या फिर इसको कहते हैं FO, F1 सिंथेस, F0, F1 सिंथेस। तो एक्चुअल में ये प्रोसेस है क्या और ये कैसे रन करता है, और हाइड्रोजन्स को यूज करके, हाइड्रोजन आयंस को यूज करके ये एटीपी की प्रोडक्शन कैसे कर रहा है। तो ये सब चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम थोड़े से इनिबिटर्स हैं जो कि क्या करते हैं, इनिबिटर्स हैं जो करते हैं ब्लॉक। इनिबिटर्स जो ब्लॉक करते हैं ईटीसी साइकिल को, उनके बारे में एक रफ सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइनाइड और एजाइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तीन ऐसे इनिबिटर है जो इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स फोर्थ को। और अगर कॉम्प्लेक्स फोर्थ को इनिबिट करेंगे, उस पे इफेक्ट डालेंगे, तो क्या होगा? क्या O2 के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे? तो क्या प्रोडक्शन होगी H2O की? नहीं। तो ये इनिबिट करते हैं यहाँ पर आके, यहाँ पे इनका इनिबिशन होता है और ये यहाँ पे इफेक्ट करते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हो पाता। तो कॉम्प्लेक्स फोर है, इफेक्ट होता है, और जिसकी वजह से O2 के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते, और O2 के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहे तो H2 की प्रोडक्शन नहीं होगी। एंड सेकेंड वन है आपका रोटिनॉन। रोटिनॉन जो है वो इफेक्ट करता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को ही। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है उसको ही इफेक्ट कर देता है। तो अगर फर्स्ट ही इफेक्ट हो गया तो आपका यहाँ पे लॉस क्या हो जाएगा? लॉस ये होगा कि 4 हाइड्रोजन है वो पंप नहीं होंगे। अगर 4 हाइड्रोजन पंप नहीं होंगे तो क्या NADPH की फॉर्मेशन हो पाएगी? एनर्जी वहां पे प्रोडक्शन नहीं हो पाती है। उसके बाद है एक एंटीमाइसिन। एंटीमाइसिन क्या करता है? ये जो इनिबिटर है ये कॉम्प्लेक्स थर्ड को इनिबिट करेगा। कॉम्प्लेक्स थर्ड को इनिबिट करता है। अगर कॉम्प्लेक्स थर्ड ही इनिबिट हो रहा है आपका, तो क्या ये पॉसिबल है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स आए थे फर्स्ट से सेकंड से, क्या वो फर्दर आपके जो मोबाइल कैरियर है उसके पास जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे आपका अगर साइटोक्रोम सॉरी कॉम्प्लेक्स थ्री ही अगर इफेक्ट हो गया तो फर्दर सारी मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और आगे जो लास्ट में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है वो तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंचेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिवेटर थे जो डायरेक्टली एग्जाम्स में इनके नाम देके पूछे जाते हैं कि ये कौन से कॉम्प्लेक्स को इफेक्ट करते हैं। तो साइनाइड, एजाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कॉम्प्लेक्स फोर को, रोटिनॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को, एंटीमाइसिन कॉम्प्लेक्स थर्ड को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद एक आता है ओलिगोमाइसिन। एक इनिबिटर है आपका ओलिगोमाइसिन। ये ओलिगोमाइसिन क्या करता है? ये इफेक्ट करता है या इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन्स की मूवमेंट को इफेक्ट करता है, और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये एटीपी सिंथेज को इफेक्ट करता है। तो अगर एटीपी सिंथेज आपका इफेक्ट हुआ तो क्या ब्लॉक हो जाएगी? आपकी एटीपी की प्रोडक्शन। और अगर एटीपी की प्रोडक्शन ही आपकी ब्लॉक हुई तो क्या इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी की फॉर्मेशन की? नहीं की, वो सब चीजें वहीं स्टॉप हो गई। तो ये ओलिगोमाइसिन आपका कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को इफेक्ट करते हैं। कौन से कॉम्प्लेक्स को इफेक्ट करता है? कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को इफेक्ट करते हैं। एंड बाकी के जो आपने पढ़े, साइनाइड, एजाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, रोटिनॉन, एंटीमाइसिन, ये कॉम्प्लेक्स फोर फर्स्ट एंड थर्ड को इफेक्ट करते हैं। तो ये थे इनिबिटर्स। अब इसके बाद जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये आपको कुछ दिख रहा है, सर्कल सा मूवमेंट हुई, हम इसको नहीं देखते अभी। हम अपना एक डायग्राम बनाते हैं। कहता है कि आपने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ईटीसी देखा। हम बनाते हैं मेम्ब्रेन्स। ये बनाई आपने इनर मेम्ब्रेन, ये बना दिया आपने आउटर मेम्ब्रेन, और ये बना दिया आपने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और यहाँ पे बना दिया हमने मैट्रिक्स। बना दिया। अब क्या कहता है कि अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं और मैं बनाऊं यहाँ पे कि मैंने तो यहाँ पे कल ईटीसी साइकिल रन करके हाइड्रोजन
आयंस की कंसंट्रेशन यहाँ पे यानी कि प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर दी थी, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो गया था, प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या क्रिएट हुआ था, प्रोटॉन ग्रेडियंट। अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट अगर क्रिएट हो, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की देखा हमने कि प्रोटॉन यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो चुकी। अब उसके बाद क्या होता है कि प्रोटॉन्स वापस जाने की कोशिश करेंगे मैट्रिक्स में, लेकिन जब वो मैट्रिक्स में मूवमेंट करते हैं तो वहीं पे आपका कॉम्प्लेक्स फिफ्थ उनकी एनर्जी को यूज करके एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ की जो पोजीशन एक्चुअल में इनर मेम्ब्रेन पे कैसे होती है वो हम देखते हैं। अब सिर्फ हम इनर मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाते हैं। अब इनर मेम्ब्रेन जो है वो आपको पता है कि आपकी कैसी होती है, एक मेम्ब्रेन है आपकी, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ऐसे आपकी इनर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी, सेमी परमिएबल। अब यहाँ पे जो पोजीशन होती है, जो F1 और यहाँ पे एक पोजीशन आपको मिलेगी जिसको कहते हैं F0। अब इसमें क्या है, अब इसको देखना है एक बार आप। ये कहता है कि मेरे पास तो C है, मेरे पास C रन कर रहा है और कितने हैं 9 to 12, कितने हैं 9 to 12। ये आपके पास C यूनिट है, C सब यूनिट है जो कि कहाँ है F0 के पास। अब ये C यूनिट बाइंड करती है किसके साथ, यहाँ पे आपको मिलेगा दो सब यूनिट, दो सब यूनिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो कि होती है गामा एंड एप्साइल, गामा एंड एप्साइल। अब ये जो सब यूनिट है ये बाइंड होंगी किसके साथ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपके पास 3 अल्फा एंड 3 बीटा सब यूनिट होती है, 3 अल्फा एंड 3 यहाँ पे आपको बीटा यूनिट्स देखने को मिलेंगे। तो और ये किस पोजीशन होती है, इनकी अल्टरनेट होती है, तो अल्फा बीटा गामा अल्फा देन अगेन बीटा, तो ये इनकी ऐसे पोजीशंस होती है और ये इंटरकनेक्ट यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। और ये है आपका मैट्रिक्स, ये मैंने इनर मेम्ब्रेन बनाई और यहाँ पे आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जहाँ पे क्या है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है। ये तो यहाँ पे आप देख रहे हो इनर मेम्ब्रेन पे F0 है और जो मैट्रिक्स की साइड है वो F1 पोजीशन है, मैट्रिक्स की साइड क्या है आपकी F1 पोजीशन में। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हो कि C बना दिया हमने F0 में, F0 में, और C के साथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है A, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपका A प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखना है थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे एंट्री कहाँ से होती है हाइड्रोजन आयंस की वो हमें देखनी है, इसलिए हम ये सारा डायग्राम बनाए। अब जो हाइड्रोजन आयंस है वो आपके एंटर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख पा रहे हो कि ये जो यूनिट्स है ये आपस में इंटरकनेक्ट है, पूरी पूरी इंटरकनेक्ट एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे पूरा एक बाइंड अप होता है, यानी कि एक दूसरे के साथ जो बाइंड अप हुआ, यहाँ पे जो यूनिट है उसको हम कहते हैं बी, यहाँ पे होती है बी। लेकिन जो बी यूनिट आप देख रहे हो, बी यूनिट डायरेक्टली अल्फा के साथ बाइंड अप नहीं करती, वो क्या करती है, वो पहले बाइंड करती है डेल्टा के साथ, डेल्टा के साथ बाइंड करेगी और डेल्टा है जो बाइंड करता है अल्फा बीटा सब यूनिट के पास। तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा और ये किसका है, ये है हमारे कॉम्प्लेक्स फिफ्थ का, जिसको कहते हैं F0 F1 सिंथेस, एटीपी सिंथेस। ये नाम पता चल गया अब इनको F0 एंड F1 क्यों बोला गया, क्योंकि इसके पास दो सब यूनिट है जिसका एक का नाम जो इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है उसको F0 कहते हैं और जो मैट्रिक की साइड उभरी हुई है उसको हम F1 कहते हैं। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन आयंस की एंट्री होती है, अब वो एंट्री होगी कहाँ से, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन को हमने लिया। अब कल हमने बताया था कि एक एटीपी को बनने के लिए कितने हाइड्रोजन आयन चाहिए, 4 हाइड्रोजन आयन चाहिए। अब ये 4 हाइड्रोजन आयन जब रन करेंगे तो ये करते हैं जहां पे आपका AC बाइंड,
क्या है, जहाँ पे ए और सी सब यूनिट ऑफ F0 ये बाइंड अप है, यहां से आपके 4 हाइड्रोजन्स मूव करते हैं। ओके, जैसे ये हाइड्रोजन यहां से मूव करेंगे, इनकी जो एनर्जी है वो सी यूज करता है और रोटेशन करता है। क्या करता है? रोटेशन। इसी वजह से जो आपके पास यहाँ पे आप देख रहे हो एप्साइलन, सॉरी गामा, एप्साइलन एंड सी, ये जो तीन सब यूनिट हैं, इसमें आप देख रहे हो सी है वो F0 की है, एप्साइलन है वो F1 की है, और गामा भी किसकी है? F1 की। ये होते हैं आपके रोटर, यानी कि ये रोटेशन करेंगे। इसके अलावा जो बच गए आपके अल्फा की 3 यूनिट, बीटा की 3 यूनिट, बी, डेल्टा, ये सारे आपके स्टेटर यूनिट है। स्टेटर मीन्स स्टेशनरी पोजीशन पे रहने वाले, ये स्टेशनरी रहेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे, बट आपको लगेगा कि दे आर मूवमेंटिंग, लेकिन वो मूवमेंट होता है रोटर सब यूनिट्स यानी कि रोटर यूनिट्स की वजह से। अब क्या होता है, जैसे ही आपके आयंस एंटर करेंगे, आपके जो हाइड्रोजन आयंस एंटर करते हैं, हमने कहा कि 4 हाइड्रोजन आयन एंटर कर रहे हैं, सी जो यूनिट है वो मूवमेंट करेगी, और मूवमेंट कैसा होगा उसका, ये चीज देखनी है आपको, काउंटर क्लॉकवाइज। कैसा होता है? काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ। अब जैसे ही इसने मूवमेंट की, तो यहाँ पे जो गामा यूनिट प्रेजेंट है, जो कनेक्ट कर रही है सी को अल्फा बीटा के साथ, अल्फा बीटा के साथ कनेक्ट कर रही है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है कि बीटा है वो एटीपी की प्रोडक्शन करवाएगी, बीटा है वो एटीपी की प्रोडक्शन करवाती है। ओके, और बीटा के पास होती है 3 यूनिट्स, OLT। O मीन्स ओपन, L मीन्स लूज, T मीन टाइट। अभी इसको छोड़ते हैं, बस आपको याद रखना है कि बीटा के पास 3 सब सब यूनिट होते हैं, क्योंकि बीटा ऑलरेडी एक सब यूनिट है, तो इसके पास भी कुछ यूनिट होते हैं जिसको 3 नाम दिए गए, OLT। ओ फिर O मीन्स ओपन, L मीन्स लूज एंड T फॉर टाइट। तो ये मूवमेंट किसकी वजह से हुई? सी ने मूवमेंट किया, और बीच में कौन था जो हेल्प करवा रहा था इनको मूवमेंट करने में? वो आपका गामा था। ठीक है, तो ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई। अब मूवमेंट स्टार्ट हो गई तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आपका, अब हम यूनिट्स बनाते हैं अल्फा बीटा का। हम कह रहे थे कि 3 होती है हमारे पास, ये बीटा हमने बनाई 1 यूनिट है, ये बीटा 2 है, और ये बीटा हो गई आपकी 3। अब इसको मैंने नाम दिया O, और इसको मैंने बोला L, एंड इसको बोला मैंने T, OLT। 3 सब यूनिट है। अब ये ओपन है, इसका मीनिंग क्या है? ओपन, ओपन है तो क्या, इजिली ये रिलीज करती है एटीपी को। क्या करती है? रिलीज करेगी एटीपी को। एल मीन्स लूज, ये लूजली बाइंड रखती है एडीपी प्लस पायरोफॉस्फेट। एंड टी मीन्स टाइट, अब ये लूजली बाइंड कर रही थी, तो ये क्या, एडीपी एंड इनको टाइटली बाइंड रखेगी पायरोफॉस्फेट्स को। तो जैसे, और यहां पे याद रखना है आपको, जो बीच में एक पॉइंट था, ये देख पा रहे हो, बीच में जो गामा यूनिट थी वो यहाँ पे इनके साथ इंटरकनेक्ट है, तो यहाँ पे जो यूनिट होती है वो आपकी गामा यूनिट होती है। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं, हमने इसको ऊपर से देखा है, और ऊपर से हम देख रहे हैं कि गामा यूनिट इन द इंटरमीडिएट है। जैसे कि हमारी वॉच होती है, वॉच में जो बीच में सर्कल होता है उसके साथ जो सुइयां अटैच होती हैं, ऐसे हमारी बीटा यूनिट है, वहां पे वॉच के जो सेंट्रल पॉइंट से गामा सब यूनिट से अटैच है, और जो छोटी बड़ी और उससे बड़ी सुइयां होती है वो आपकी बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 सब यूनिट्स हैं। और जो सबसे बड़ी है वो ओपन मीन्स जो आर्ट्स को बता जो आर्ट्स को बताती है वो कौन सी होती है? सबसे छोटी होती है। सेकंड को बताने वाली सबसे छोटी होती है, तो हम कह सकते हैं कि वो कौन सी है हमारी? ओपन है, जो हम सेकंड बताते हैं। एंड उससे बड़ी कौन सी है हमारी? लूज है, जो आवर्स को बताती है। लास्ट में जो मिनट्स को बताती है वो हमारे टाइट है। तो ये आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि बीच में जो सेंटर पॉइंट है वो आपका गामा है एक वॉच का, एंड वो आप जो साइड में आपकी 3
प्रेजेंट है वो आपकी बीटा यूनिट्स है। बट यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि आपकी क्लॉकवाइज मूवमेंट नहीं होती, यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो काउंटर क्लॉकवाइज होती है। काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स जैसे ही ये रिंग चलती है मूवमेंट किस साइड होगा, यानी कि रोटेशन अगर स्टार्ट होती है तो रोटेशन किस साइड होनी चाहिए, रोटेशन आपकी ऐसे होगी, रोटेशन ऐसे होगी। अब रोटेशन ऐसे होती क्या होगा कि ये जो ओ साइड थी ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, टी साइड यहाँ पे आ जाएगी और एल साइड आपकी यहाँ पे आ जाएगी। और जैसे ये मूवमेंट होता है एडीपी अगर एल के पास है और वो लूजली है तो टी के पास चला जाएगा, और टी है वो टाइटली है वो फिर ओ को पास कर देगा। तो ये ओ एल टी की मूवमेंट होती है जो हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो यहां तक क्लियर है, ये था बेसिक ऑफ जो हमारा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स था एटीपी सिंथेस। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो उससे पहले इसके कुछ मैकेनिज्म है, यानी कि ओवरऑल हमने जो पढ़ा इसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म। क्या कहते हैं इसको हम, फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म, फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म। अब ये दिया किसने था, ये भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म किसने दिया था, तो ये हमारे साइंटिस्ट थे पॉल बेयर, जिन्होंने ये मैकेनिज्म दिया था कि जो मूवमेंट होती है एटीपी प्रोडक्शन में वाया एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के, तो वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है। ठीक है, अब सब यूनिट कौन सी वहां पे हेल्प कर रही है, तो ये याद रखना है आपको, वहां पे गामा सब यूनिट हेल्प कर रही है। तीन साइड है ओ एल टी, ओपन लूज एंड टाइट। ओके, तो ये तीन साइड क्या करती है, हेल्प करती है एटीपी की प्रोडक्शन में। अब हम डायग्राम के ऊपर आते हैं कि डायग्राम क्या कह रहा है। अब देखना है इस डायग्राम को, ये डायग्राम क्या कह रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारे पास F1 है, ये हमारे पास F0 है, ये आपकी C है। आप इन खुद को खुद लेबल कर सकते हो कि ये कौन सी सब यूनिट्स हैं। ये आपके पास C सब यूनिट्स हैं। ओके, यहाँ पे आप बीटा देख रहे हो। अब जो एफ इसने लिखा है हम इसको बता सकते हैं कि ये कौन सा है, ये गामा एंड एप्सिलॉन है, ऊपर अल्फा बीटा है। देन यहाँ पे आप देख रहे हो आपका डेल्टा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, ये जो बीटा सब यूनिट इसने सिर्फ मार्क की है और अल्फा बीच में इंटरमीडिएट की तरह प्रेजेंट है। और यहाँ पे एक चीज और, जो सी यूनिट्स यानी कि यहाँ पे इन्होंने ए नहीं दिखाई, ए यूनिट यहाँ प्रेजेंट है। ए की एंट्री यहाँ से हाइड्रोजन आयंस की एंट्री हुई और इन हाइड्रोजन आयंस की एंट्री होते ही क्या हुआ, जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई वो बीटा सब यूनिट सी ने यूज की, रोटेशन किया, और रोटेशन करने के साथ साथ किसकी रोटेशन स्टार्ट हुई, बीटा कैटालिटिक साइट की। और जैसे ही तो वहां पे तीन साइट है हमारे पास ओ एल टी, और ओ एल टी ने अभी यहाँ पे देख रहे हो ओपन, यानी कि एटीपी रिलीज हो रही है। एल मीन्स लूज, यहाँ पे देख रहे हो ये आपकी ओपन साइट है जहां से एटीपी रिलीज हो रही है। ये फिर कौन सी साइट आ गई, एल साइट आ गई, जिसने क्या किया, बाइंड किया और लूजली बाइंड किया। लेकिन टी ने क्या कर दिया, टी ने पूरी एटीपी बना दी लेकिन रिलीज नहीं किया। अब यहाँ पे एटीपी बन चुकी है आपकी, क्योंकि टाइटली अगर आपका एडीपी एंड पीआई बाउंड है पायरोफॉस्फेट तो एटीपी बन गई है, लेकिन अभी रिलीज नहीं किया। रिलीज करने का काम कौन कर रहा है आपका, ओ कर रहा है, ओ एल टी। ओके, तो ओ से रिलीज होना, इसने रिसीव किया एनर्जी को, इसने प्रोडक्शन की और ओ ने रिलीज कर दी। तो ये होता है ओ एल टी का कि ओपन लूज एंड टाइट। ओ का मीन्स वो रिलीज करेगा, ओपन है तो। एल फॉर लूज यानी कि लूजली वो बाइंड करता है एडीपी एंड पायरोफॉस्फेट को। टी फॉर टाइट यानी कि वो टाइटली बाइंड करेगा एंड एटीपी की प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन वो रिलीज नहीं कर रहा, वो रिलीज नहीं कर रहा। रिलीज करने का काम किसका है, ओपन साइट का। ओके, तो ये हमारी थी एटीपी सिंथेज की एक्टिविटी विद देयर सब यूनिट। और यहीं पे ये आपके ओलिगोमाइसिन भी आपको समझ में आ गया होगा। एटीपी सिंथेज की ये जो रोटर सब यूनिट्स होती है उनको इनिबिट करता है, और रोटर सब यूनिट्स इनिबिट हो गई तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, तो वहां पे एटीपी की सिंथेसिस ब्लॉक हो जाती है। तो ये आपका था एटीपी सिंथेसिस का एक ओवरव्यू, एंड बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।